कल सरकार के साथ एक बैठक हुई, लेकिन आज उस बैठक के बाद का डेवलपमेंट ये है कि आज किसान आपस में मंत्रणा करेंगे, मंथन करेंगे, क्योंकि कल बातचीत की टेबल पर जो 4 घंटे बैठक चली, हालांकि कोई समाधान तो सामने नहीं आया, लेकिन कल की बातचीत को लेकर आज विचार और मंथन होगा और इसे लेकर सिंगू बॉर्डर पर अगली रणनीति किसान तय करेंगे। कल की बैठक बेनतीजा रही, लेकिन आज दोपहर 2 बजे सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक है, जिसमें आपस में वो चर्चा करेंगे कि आगे अब क्या कदम उठाया जाए, क्योंकि 8 जनवरी को 9वें दौर की बैठक सरकार के साथ होगी। नजरें किसान और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की मीटिंग पर थी। 40 दिन से चल रहे क्राइसिस के सॉल्यूशन की आस की मीटिंग से थी, लेकिन 4 घंटे के मंथन का नतीजा शून्य रहा, यानी गतिरोध खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर नई तारीख सामने आई। बातचीत हुई और 3 कानून पर बातचीत हुई। हाँ, और उसके बाद में नहीं कोई सहमति बन पाई और किसानों ने स्पष्ट कहा और एक सुर में कहा कि कानून वापसी से पहले कोई समझौता नहीं है। ठीक है, ठीक है। सरकार का क्या रुख है? पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें आप लोगों ने साफ कह दिया था कि 3 काले कानून जो आप लोग कहते हैं उनको वापस लेने पे बातचीत होगी और एमएसपी पे बात। इन दोनों मुद्दों पे क्या बात हुई? एमएसपी पे आज नहीं चर्चा करी, उसी दिन एमएसपी पे भी चर्चा होगी। आज पूर्ण रूप से इसी पे ही हुई। अब बातचीत की नई तारीख आ गई, लेकिन 8 जनवरी को एक बार फिर किसान और केंद्र सरकार टेबल पर बैठकर बात करेंगे। 8 जनवरी को 9वें राउंड की बैठक। 8 जनवरी को 2 बजे शुरू होगी मीटिंग। 8वें राउंड की मीटिंग में सहमति नहीं बनी। किसान संगठनों का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट था, किसान अपनी डिमांड पर अड़े रहे, यानी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। It is united decision, nobody can change it. We do not want to any other discussion except repealing of the act. हमने बताया कि पहले कानूनों को रिपील करें, एमएसपी पर कानून बनाने की बात बाद में करेंगे। तो जो 8 तारीख का समय है वो सरकार ने मांगा हमसे। किसानों के मुताबिक टेबल पर सरकार की तरफ से नए कानून पर कई सुझाव दिए गए। कई बार बात टूटी, कई बार बात शुरू हुई, लेकिन फिर सरकार की तरफ से ऑफर दिया गया कि कानून को छोड़कर एमएसपी पर बात करें, लेकिन किसानों ने सरकार का ऑफर ठुकरा दिया। हमारा डिमांड जो वो था रिपील वाला, हम उस पर अड़े रहे और वो बोलने लगे कि रिपील से बिना और कल बातचीत कर लीजिए। और बातचीत कैसा एमएसपी पर था, एमएसपी पर लंबी चौड़ी बातचीत था। वो बोलते कि रिपील का ही आपका डिमांड है, तो हमारे सारे कंट्री को विजन में रखते हुए, कंट्री को सारे देश के इंटरेस्ट रखते हुए इसको रिपील करना पड़ेगा, तो हम इसको दोबारा थोड़ा सोच लें। सरकार बार बार करती रही कि ये अभी जो है इस पे आप कानून बनाया है, सरकार का कानून है, सरकार बहुत कुछ देखती है, तो देख ले, हमको नहीं चाहिए ये कानून। बस हमारा ये था कि वापस लो। 3 नए कानून पर पेच फिर फंस गया। आपको याद होगा कि बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समाधान की उम्मीद जाहिर की थी, लेकिन भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सामने आई तो एक नई तारीख। देखिए, अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। किसान कितना कमिटेड है आपसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए? मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। अब 4 दिनों तक केंद्र सरकार फिर मंथन करेगी, यानी कृषि सुधार कानून रद्द होगा या फिर केंद्र सरकार संशोधन पर अडिग रहेगी। सवाल ये भी है कि अगर किसानों का रुख साफ है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए बिना कोई समाधान नहीं होगा, तो ऐसे में बार बार बातचीत से पहले सरकार अपना रुख साफ क्यों नहीं करती? आज तक ब्यूरो। सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं कुणाल। सिंगू बॉर्डर का रुख पहले कर लेते हैं। आशुतोष, दोपहर 2 बजे किसानों की बैठक आपस में होनी है, कुछ मंत्रणा करेंगे, क्या चल रहा है अभी वहां पर? क्योंकि कल की बैठक तो फिर बेनतीजा रही है।
दरअसल 2 बजे की बैठक है मीनाक्षी, उसमें यह तय करना है किसानों को कि सरकार तो झुक नहीं रही है तो आगे रणनीति क्या हो। इसके पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा यह ऐलान कर चुका है कि न सिर्फ राज्यपालों के घरों का घेराव किया जाएगा गवर्नर हाउस का, बल्कि 26 तारीख को किसान रिपब्लिक डे परेड की तरह ही किसान ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे। ये सारी रणनीति तय है। जितने भी गांव कस्बे वहां महिलाओं तक को ट्रेनिंग दी जा रही है, महिला दिवस भी मनाया जाएगा। 41 दिन से यहाँ किसान डटे हुए हैं और अब तो मानो की कुदरत भी परीक्षा ले रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तमाम सारे किसान मेरे पीछे इस समय जुटे हुए हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक किसान वापस जाता है, 5 उसकी जगह यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है वो दिखाऊं कितनी दयनीय है। ये सड़कों पर पानी है, घर का आंगन छोड़ करके किसान आज सड़कों पर डटे हैं अपने आंदोलन, अपनी मांग के लिए। ये जितने आशियाने हैं सबकी छतों पर पानी है, इतना पानी है कि नीचे बिस्तर गीला है और वहां पर हमारे अन्नदाता सोए हैं। यहाँ बुजुर्ग हैं, यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ बच्चे हैं और हर कोई ये मांग लेकर के आया है कि सरकार मांगे मान ले तो ये अपने घरों को जाए। सरकार कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है, किसान कह रहे हैं कि हमें एमएसपी का फायदा चाहिए, सरकार वाले फायदे नहीं चाहिए। सीधे 2 टूक किसानों के पास चलते हैं। 41 दिन हो गए, अभी तक रास्ता नहीं निकला, आगे कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी के पैर में कोई कांटा चुभा हो या किसी के सीने में कोई दर्द हो रहा हो, तो जब तक उस दर्द का इलाज नहीं होगा उसको कहा जाए कि मैं तेरे हाथ का इलाज कर दूंगा, कांटा मत निकलवाओ, मैं तुम्हें सुई निकाल दूंगा, उससे इलाज नहीं होगा। अगर किसान पिछले 40 दिनों से तो यहाँ दिल्ली में बैठा है, लेकिन उससे पहले 80 दिनों से पंजाब की सड़कों पर, रेल की पटरियों पर धक्के खा रहा था। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान भरतपुर से आया हूँ। एसएमडी फाउंडेशन हमारा सबसे पहले राजस्थान में। राजस्थान से आपको याद हो कि जब किसान वहाँ पे निकले थे तो हरियाणा और राजस्थान की बीच जो सीमा है वहाँ की तस्वीरें आई जब किसानों पर लाठीचार्ज और टीयर गैस चलाए गए। मीनाक्षी, आशुतोष लौटूंगी आपके पास। कुणाल भी मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर से। कुणाल, देखिए, बात तो आगे बढ़ नहीं रही है, किसान टस से मस नहीं हो रहे अपनी मांग से, सरकार भी कानून वापस लेने की स्थिति में है नहीं। कैसे गतिरोध टूटेगा, इसी पर सारी बात टिकी है। लेकिन किसानों की तरफ से कम ये दिखाई देता है कि उनके पास तो अगले 6 महीने की रणनीति तैयार है। बिल्कुल मीनाक्षी, और यही बात है कि वो तैयार है और कह रहे हैं कि जब हमने ये ठान लिया कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले करवा करके ही हम यहाँ से जाएंगे, तो जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। तो ये एक तरीके से पूरे जो किसान हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जमघट है और ऐसे ही लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या जब बात पर बात विफल हो रही है तो आप लोग क्या लग रहा है कि आगे कहाँ पर जाकर समाधान हो? हमारा समाधान तो दिल्ली घेराव करेंगे किसान पूरे, जब भी समाधान होगा। मैं मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला और मतलब तहसील नरसिंहगढ़ का एक दांगी किसान का बच्चा हूं। मतलब सरकार नहीं मानेगी तो हम सरकार को ही घेरेंगे। हम को घेरेंगे। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर जिला। मुजफ्फरनगर से। क्या लगता है कि सरकार तो मान नहीं रही, अब सुन नहीं रही है, कैसे होगा? हम भी नहीं मानना कि जब तक मतलब ये कानून वापसी नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से नहीं जानेंगे। तो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, आप देखिए कि कितने उम्र दराज किसान यहाँ पर इकट्ठा है। ऊपर बारिश हो रही है, ठंड बढ़ रही है, मुश्किल हालात हैं। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी अलग अलग राज्यों के किसान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गाजीपुर में जो सारे उत्तरी भारत के किसान हैं वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और कह रहे हैं कि डेरा जमा कर रखेंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा। अब देखना यही है कि आखिर क्या समाधान निकल पाता है। लेकिन सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है। अब बैठक जो अगली होनी है वो 8 तारीख को होनी है, नजरें उस पर भी बनी हुई है। किसानों की आज एक बैठक सिंगू बॉर्डर पर भी होगी। इस खबर पर आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल आशुतोष और कुणाल, आप दोनों का शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार के टीकाकरण प्लान पर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश में आज कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन शुरू हो गया है। सभी 75 जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हुआ है। हर जिले के 3 शहरी और 3 ग्रामीण इलाकों को इसके दायरे में लाया गया है, इसके लिए चुना गया है। हर जिले में 6 जगह पर ड्राई रन हो रहा है और इसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरह से चल रहा है ड्राई रन? देखिए मीनाक्षी, पूरी तैयारी हो चुकी थी और हम इस वक्त मौजूद है मलिहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, जहां ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 बजे का समय था। यहाँ पर जो भी बेनिफिशरीज हैं जिन्हें आज ये वैक्सीन लगना है उनका आना शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन की ये पहली डेस्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके बाद में इसी रास्ते से अंदर की तरफ आया जाएगा। हम आपको लेके चलते हैं कि यहाँ कैसे टीकाकरण होना है। चूंकि ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पे जितने भी बेनिफिशरीज
बेनिफिशरीज हैं जिन्हें आज ये लगेगा, वो यहाँ पर अपने कार्ड के साथ में हाथ में रखे हुए यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अगला पड़ाव जो होना है वो होगा टीकाकरण का, जो कि यहीं से सटा हुआ एक कमरा बनाया गया है। ये टीकाकरण का कक्ष है, यहाँ पर टीकाकरण होगा। 25 सैंपल्स आज एक बार फिर से लिए गए हैं इस, अगर मैं केंद्र की बात करूं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो कमरा है, ये वैक्सीनेशन यहाँ होना है, टीकाकरण होना है, जहां पर अब आप देख सकते हैं आपके सामने की किस तरीके से बेनिफिशरीज आने लगे हैं और उनका यहाँ पे टीकाकरण शुरू हो गया है। एक और महत्वपूर्ण जो इसका अंग होता है वो है मॉनिटरिंग का, यानी कि टीका लगने के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में इन्हें रखा जाएगा आधे घंटे के लिए और इस तरीके से पूरी प्रक्रिया को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में मीनाक्षी आज ये ड्राई रन हो रहा है। 6 जगहों पर हर जिले में होगा, लेकिन लखनऊ में 12 स्थानों में ये हो रहा है। सरकार और प्रशासन की तैयारी है कि इस ड्राई रन के जरिए उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी को किस तरीके से टीकाकरण से जोड़ा जाएगा, उसकी तमाम तैयारियों के मद्देनजर आज का ड्राई रन बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि पहले अगर मैं चरण की बात करूं तो उसमें 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगना है। और वैक्सीनेशन जिस तरह से आज ड्राई रन किया जा रहा है, 30 मिनट के बाद ही टीका लगवाने वाले व्यक्ति को घर भेजा जाएगा, तो सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि कैसे हर व्यक्ति तक इसको पहुंचाना है, सबको उसके दायरे में लाना है। इस पूरे प्रोसेस को किस तरह से मॉनिटर किया जाए, उसके लिए ये दिन अपने आप में बहुत अहम है। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। कोरोना से जंग तो चल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए देश के कई सूबों में बर्ड फ्लू की दस्तक है और ये कई राज्यों में खबरें इस तरह की सामने आई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सूबे में अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 376 कौवों की मौत के बाद ये कदम उठाया। फिलहाल बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं है। सैंपल को जांच के लिए भोपाल लैब भेजा गया है, लेकिन जो अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं, सबसे ज्यादा देखिए इंदौर में 142 कौवों की मौत हुई है। इसके अलावा केरल के अल्पुजा और कोट्टयम जिले में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। मुख्य खतरा हालांकि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, इन 4 राज्यों में दिखाई दे रहा है। रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। रवीश, भोपाल में सैंपल भेजे गए हैं, हालांकि ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि बर्ड फ्लू है। किस तरह से प्रशासन इसको अभी मॉनिटर कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है? देखिए मीनाक्षी, आपको बता दें कि ये जो अलर्ट जारी किया गया है मध्य प्रदेश में, दरअसल बीते 10 दिनों का जो आंकड़ा सामने आया है उसके आधार पर किया गया है। बीते 10 दिनों में 300 से ज्यादा या फिर हम कहें 350 से ज्यादा कौवों की मौत मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हुई थी, जिसके बाद उनकी जो सैंपल्स है वो भेजे गए थे भोपाल में जो हाई सिक्योरिटी डिसीज लैब है वहां पर, और यहाँ से इंदौर और मंदसौर, इन 2 जगहों के जो सैंपल्स थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ के जो सैंपल्स थे उनमें बर्ड फ्लू पाया गया है, ये वायरस पाया गया है और इसीलिए ये अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सरकार ने राहत की सांस इस बात पर ली है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में ये वायरस कौवों से होते हुए फिलहाल जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है, खासतौर से जो मुर्गियां हैं पोल्ट्री फार्म में जो होते हैं, उन तक नहीं पहुंचा है। इससे सरकार ने फिलहाल राहत सांस ली है, लेकिन इसके बावजूद ये अलर्ट जारी करते हुए बिल्कुल, और ये वाकई चिंता की बात रवीश, आगे आप नजर बनाए रखें। भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद खुशी की लहर है। हालांकि स्वदेशी को वैक्सीन पर सवाल के बाद कंपनी के सीएमडी सामने आए और दावा किया कि हमारा टीका किसी भी दूसरी कंपनी से कम नहीं है। कोरोना के खिलाफ जंग अब नए साल में एंट्री कर चुकी है। कोरोना की वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। अब सबको इंतजार है उस तारीख का जब देश में वैक्सीन का टीका लगने का काम शुरू हो जाएगा। देश भर में वैक्सीन को लेकर ड्राई रन शुरू हो चुके हैं। वहीं वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की तैयारी जोरों पर है। स्वदेशी वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका भारत बायोटेक की ओर से जवाब दिया गया है। Not a premature approval for us. If I have a premature approval, my other Indian company with 100 people immunogenicity data, with only 1,000 people safety data, they also got a permission. सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाने की इजाजत मिली है। वहीं भारत बायोटेक को 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने की मंजूरी है। इन दोनों वैक्सीन का इस्तेमाल इमरजेंसी हालातों के वक्त किया जाएगा। जयपुर के अग्रसेन अस्पताल में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। यहाँ पर ट्रायल 3rd फेज में है। देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर खुद वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं। यहाँ पर किस तरह से लगाया जा रहा है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारा हम समझेंगे। डॉक्टर साहब हैं, उनसे बातचीत करके। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार जैन है।
ये क्या प्रोसेस रहता है इसका लगाने का? देखिए, ये सबसे पहले वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है। जो भी सब्जेक्ट आएगा अपनी मर्जी से आता है और पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी से, या किसी फ्रेंड ने बताया उसको या किसी रिलेटिव ने बताया तो उसको जैसे और मीडिया से पता लगा, तो जो भी यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसको हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, कंसेंट फॉर्म होता है, सहमति पत्र, वो उसको पढ़ना होता है पूरा। जो सहमति पत्र में लिखा होता है उसको हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये ट्रायल में आपको 2 डोज लगेंगी, फर्स्ट डोज लगेगी, सेकंड डोज लगेगी, सेकंड डोज 28वें दिन पे लगेगी, इंट्रामस्कुलर लगती है और साथ में इसमें कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसको पूरा हम वॉच करते हैं। स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल देश के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है, जिसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। तो ये फेज 3 ट्रायल है और 18 दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इस सेंटर पे। अभी तक हम 1300 से ज्यादा लोगों को लगा चुके हैं, मोर देन 1300 पर्सन्स को लगा चुके हैं। 1300 से ज्यादा लोगों को लगा चुके हैं और 3rd स्टेज ट्रायल है जो बहुत सारे लोग लगवाने आए हैं इस कोवैक्सीन को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणुका शर्मा है। क्या वैक्सीन लगाने से पहले थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रहा है? हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब कोरोना मर जाएगा, मेरे आसपास भी नहीं आएगा। सुपर एक्साइटेड हूँ मैं अभी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड फरवरी-मार्च तक बाजार में आ जाएगी। वैक्सीन की 5 करोड़ डोज तैयार है। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही मोदी सरकार ने भी इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। पीएम मोदी ने आज देश के वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन लगने का काम शुरू हो चुका है। अब बारी हिंदुस्तान की है, जिसने कोरोना को भगाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। जयपुर से शरद कुमार और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सफेद सर्दी का सितम आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हमारे पास आ रही है। मुरादनगर की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की और इस घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया है, आदेश दिया गया है। पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के भी निर्देश है। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया गया है। शिवेंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए और जानकारी के साथ। शिवेंद्र, सरकार पर भी एक दबाव परिवार की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, देश की जनता की तरफ से था कि भ्रष्टाचार को लेकर कम से कम एक ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए इस हादसे के बाद, ताकि फिर ऐसी घटना नजर में न आए। और उसके बाद ये बड़ा कदम। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी घटना थी जिस पर लगातार सरकार पर दबाव भी बनाया जा रहा था, पक्ष की तरफ से, परिवार की तरफ से, और बाकी लोग भी कह रहे थे कि जिस तरह की घटना है उसमें बड़ी लापरवाही हुई है और सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन होना चाहिए। और इसका इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बैठक और अपने निर्देशों के जरिए दे भी दिया गया था। लेकिन हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में इस तरह की बड़ा एक्शन किसी घटना के बाद कम ही देखने को मिला, लेकिन ये बड़ा एक्शन है जिसमें राष्ट्रपति तक लगाने जाने की बात कही है जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ। इसके साथ ही साथ दोषी इंजीनियर और ठेकेदार को से रिकवरी की जाएगी पूरे मामले में, और जो डीएम और कमिश्नर हैं उनसे भी नोटिस उनको दिया गया है कि वो एक्सप्लेनेशन दें कि आखिरकार इतनी बड़ी चीज क्यों हुई। क्योंकि अगर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है उस कंस्ट्रक्शन के बाद इंस्पेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है, और क्यों नहीं फॉलो किया गया है। तो इस तरह की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन जिस तरह का एक्शन हुआ है उससे एक बात साफ है कि बड़ी घटना, जिसको कोई भी पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनने देना चाहती सरकार, और 25 लोगों की मौत बहुत बड़ी दर्दनाक हादसा है जिसमें इतने लोग मारे गए और एडमिनिस्ट्रेशन उसको क्या कर रहा था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है। और साथ ही साथ जो लोग मरे हैं उनमें जो सहायता राशि थी, पहले 2 लाख रुपए अनाउंस की गई थी, उसके बाद अब 10 लाख रुपए की सहायता राशि, और जो वीकर सेक्शन वाले मकान है वो भी इन लोगों को दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार ने पूरी कोशिश की है कि जो कंपनसेट किया जाए पूरे मामले में जो घटना हुई है, दुखद घटना, क्योंकि लगातार सरकार निशाने पर थी कि कंस्ट्रक्शन में, और इसीलिए सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा आरोपियों पर। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात मौसम की, किस तरह से पहाड़ी राज्यों से लेकर देश के मैदानी इलाकों में सफेद सर्दी का सितम है।
वक्त पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बेहद बिगड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से हालात गंभीर हैं, तो इसका असर देश की राजधानी दिल्ली तक दिखाई दे रहा है। आपको बर्फबारी से बिगड़े हालात की तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी डीआईयू टीम की तरफ से तैयार किया कोल्ड ट्रैकर, जो देश में शीतलहर का ताजा हाल दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद जबरदस्त शीतलहर का असर है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही मैदानी राज्य पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह असर देखा जा सकता है। यही नहीं, राजस्थान के पिलानी और माउंट आबू के साथ ही गुजरात के पोरबंदर में 3.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। धरती की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर घाटी पूरी की पूरी सफेद हो चुकी है। 24 घंटे से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जहां तक नजर जाती है वहां तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। सड़कों से लेकर घरों तक और रास्तों से लेकर पहाड़ों तक बर्फ की मोटी चादर बिछी है। इस सफेद आफत की वजह से ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि पूरी कश्मीर घाटी देश और दुनिया से कट गई है। जम्मू से कश्मीर घाटी में आने वाला रास्ता बंद है। वहीं हवाई रास्ते पर भी बर्फ भारी पड़ी है। 24 घंटे से हो रही बर्फबारी की वजह से हालात ऐसे हैं कि लगातार दूसरे दिन भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर न किसी विमान की लैंडिंग हो रही है, न ही कोई विमान टेक ऑफ कर सका है। कश्मीर के सभी इलाकों में पिछले 2 दिन से बर्फबारी जारी है। रविवार को इसकी शुरुआत हुई थी। सोमवार को भी हल्की फुल्की बर्फबारी पूरे कश्मीर में हुई, जबकि अब आने वाले 24 घंटे जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन 24 घंटों के दौरान अधिकतर बर्फबारी होने की आशंका जताई गई है। दरअसल जो कल दिन भर और रात में बर्फबारी पहाड़ों पर हुई, जबरदस्त बर्फबारी हुई, उसके बाद पूरी तरह से जो है कश्मीर की घाटी जो है पूरी तरह से सफेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई है और फिलहाल आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर कश्मीर की बात की जाए तो कल से ही पूरे देश और दुनिया से घाटी कटी हुई है। ना ही कोई विमान उड़ पा रहा है और ना ही सड़क से कोई संपर्क देश के साथ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। जवाहर सुरंग के पास जबरदस्त बर्फबारी हुई है। वहीं नेशनल हाईवे पर कई जगहों से चट्टानें खिसकने की खबर है, जिसकी वजह से इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देश के किसी भी हिस्से से इस नेशनल हाईवे की तरफ आने वाले वाहनों को रोक दिया गया है। वहीं कश्मीर से जम्मू जाने के लिए भी गाड़ियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। जो सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने वीकेंड में कश्मीर घाटी आए थे, वो अब यहीं फंस गए हैं। बर्फबारी से हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हम सुबह 8 बजे के एयरपोर्ट गए थे और अभी वापस आए हैं। न खाना खा पाए हैं। हमें ऑफिस में जाना था बिजनेस के लिए, वो सब ठप हो गया दिल्ली में। अब 2-3 दिन यहीं अटके हैं। भारी बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर बिजली के तार भी टूट गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों की बिजली गुल है। लोगों को जरूरी चीजों के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत हर चीज की मुश्किल है। लाइट नहीं है, प्रॉब्लम, इंटरनेट सर्विस बंद है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, फूड शॉप बंद है, बहुत है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, काफी वीकनेस हो रही है, लोगों में बहुत परेशानी है। कश्मीर घाटी में रविवार से ही बर्फबारी जारी है। हालात पहले ही मुश्किलों भरे हैं, लेकिन इस मुश्किल को मौसम विभाग की चेतावनी ने और बढ़ा दिया है। उसके मुताबिक अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर घाटी भारी बर्फबारी की जद में आने वाली है। एक्टिविटी आज और काल जो है रहेगा मेनली वेस्टर्न हिमालयन, जो हमारा पश्चिम हिमालय का जो पहाड़ी इलाका है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसमें एक्टिविटी नहीं हुआ इंटेंस अभी तक। तो वो शुरू हो रहा है आज। हेवी रेन स्नो आज उम्मीद है सारा एरिया में, कल भी। बर्फबारी की वजह से पारा भी गिरता जा रहा है। वहीं सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। श्रीनगर के अंदर के इलाकों में इतनी बर्फ जमी है कि छोटी छोटी सड़कें बंद हो गई हैं। वहां रहने वालों के लिए आपात स्थिति में बाहर निकलना भी मुश्किल है। यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। जो अंदर के लोग हैं, जैसे को मोहल्ले में रहता है या किसी गांव में रहता है, वहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है। जैसे कोई लेडीज हो गई, वो जैसे
बीमार हो गई या कुछ भी बच्चा देने वाला है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, बूढ़े लोग हैं, वो नहीं जा पाते इस वक्त क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, बर्फ है, बर्फ गिरी हुई है। वहीं कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 44 पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। जवाहर सुरंग के पास भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है, लिहाजा इन गाड़ियों को उधमपुर में ही रोक दिया गया है। यहाँ भी बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है। सैकड़ों गाड़ियाँ और उनमें सवार लोग बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। हम जम्मू से FCI भर के हमें जाना है श्रीनगर। 3 दिन हो गए यहाँ उधमपुर जखैनी में, तो बारिश बहुत पड़ रही है यहाँ पे, और वहाँ पीछे रास्ता भी खराब है, बारिश है, वहाँ भी बर्फ पड़ रही है। हमें वहाँ जाना था तो बारिश बहुत है। हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी छोड़े और रास्ता भी ठीक हो जाए। यहाँ पे बहुत काफी बारिश सुबह से पड़ रही है, तो सर्दी भी बहुत है यहाँ पे। भारी बर्फबारी के बावजूद श्रीनगर नेशनल हाईवे को खोलने का काम जारी है। इन रास्तों पर कई फुट तक बर्फ जमा है। बेहद खराब मौसम के बीच उसे हटाने और रास्ते को साफ करने की कोशिश जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। ट्रकों के जरिए इसे हटाने का काम चल रहा है। कुलगाम जिले के कई इलाकों से संपर्क कट गया है। उन्हें फिर से बहाल करने के लिए रास्तों से बर्फ हटाई जा रही है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर भी बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने पूरे हिमालय क्षेत्र में अगले 24 घंटे भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित हुई और पिछले 24 घंटे में आसमान से बरसती बर्फ ने पहाड़ों को ढक लिया है। भारी बर्फबारी की यह चेतावनी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और पूरे उत्तराखंड के लिए की गई थी। उसके मुताबिक अगले 24 घंटे इन इलाकों के लिए भारी हैं। यहां मंगलवार को भी भारी बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तराखंड की बात करें तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में ताजी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के साथ ही पूरा इलाका शीतलहर से कांप उठा है। पेड़, पहाड़, जंगल सब बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। वहीं मुनस्यारी के ऊंचाई वाले कुछ गांवों में पानी जमने से पानी की सप्लाई करने वाली पाइप फट चुकी है। बागेश्वर जिले के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। कई इलाके बर्फबारी की चपेट में हैं। पूरे बागेश्वर जिले में बारिश और बर्फबारी से पारा नीचे गिर गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं चारों तरफ कोहरे की एक चादर फैली नजर आ रही है। यहाँ पे काफी सुबह से भारी मात्रा में बारिश हो रही है और सर हमारे यहाँ पे ऊपरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भारी मात्रा में बर्फ भी पड़ चुकी है। हम सुबह से यहाँ पे आग का सहारा लिए हुए हैं। काफी ज्यादा मात्रा में हमें ठंडी का सामना करना पड़ रहा है और हम अभी बहुत ठंड से परेशान हैं। निचले इलाकों में जहाँ लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, तो वहीं कपकोट व गरुड़ घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का कहर जारी है। पर्यटन के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में मौसम ने फिर से करवट बदली है। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात इस पर्यटन स्थल में रुक रुक के बर्फबारी हो रही है। अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी के और तेज होने के आसार हैं। डलहौजी में कड़ाके की ठंड के बावजूद बाहर से आने वालों का सिलसिला जारी है। दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक जमकर बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं। दरअसल डलहौजी के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पारा माइनस में जा पहुंचा है। आने वाले समय में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 6 जनवरी तक बर्फबारी जारी रहेगी। डलहौजी में विशाल आनंद के साथ जगदीश पांडे, बागेश्वर, आज तक। और इस वक्त हमारे पास आ रही है बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के बाद अब नए संसद भवन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और इन याचिकाओं में नई संसद को लेकर पर्यावरण मंजूरी समेत लैंड यूज का मुद्दा, ऐसे कई पैरामीटर्स थे जिस पर इसे चैलेंज किया गया था, चुनौती दी गई थी। सेंट्रल विस्टा परियोजना का ऐलान सितंबर 2019 में किया गया था। संसद की इमारत इसी परियोजना का हिस्सा है और पिछले साल 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की नई इमारत का भूमि पूजन भी किया था, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। वो कार्यक्रम जब प्रधानमंत्री इस भूमि पूजन में शामिल हुए थे, लेकिन चैलेंज किया गया इसको सुप्रीम कोर्ट में, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। हमारे साथ और जानकारी के साथ संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, इस मंजूरी का मतलब क्या समझे? अब रास्ता साफ हो गया है संसद भवन के, नए संसद भवन के निर्माण का, क्योंकि लैंड यूज को लेकर भी आपत्तियां थी। हाँ, इसमें कोर्ट ने अपने जजमेंट में, हालांकि स्प्लिट जजमेंट है, 2 जज एक साथ हैं और जस्टिस संजीव खन्ना का मंतव्य थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर हम टोटलिटी में बात करें तो केंद्र सरकार को इस प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी मिल गई है। लेकिन कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि काम शुरू करने से पहले हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की अप्रूवल लेनी जरूरी है और हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की अप्रूवल लेने के बाद ही इस पे काम शुरू किया जाए और ये देखा जाए कि कमेटी अपने अप्रूवल में सीधे अप्रूवल देती है या कुछ शर्तें लगाती है तो उसको उसी हिसाब से फिर देखना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर हरी झंडी तो मिल गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ मिली है। जी, पर्यावरण समिति की सिफारिशें सही सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है और जिस बात का जिक्र संजय यहां पर कर रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर क्लैरिटी चाहिए होगी और उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो संजय, क्या हम ये माने कि अब ये मामला कम से कम कोर्ट की दहलीज पर खत्म हो चूका है? अब इसको दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता? हाँ, कोर्ट की दहलीज पर तो खत्म हो चुका है। ये चाहें तो उसमें, अगर चूंकि कानूनी अधिकार तो हमारा संविधान देता है, ये चाहें तो रिव्यू के लिए लगा सकते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक बार कोर्ट जब फैसला दे देती है तो उसके बाद बहुत रेयर या ऐसा होता है कि उस समय रिव्यू में फैसला पलटने की गुंजाइश होती है। लिहाजा अब यह है कि इस योजना को हरी झंडी तो मिल गई है, लेकिन जो शर्तें हैं पर्यावरण कमेटी की और हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की, उन शर्तों को मानना पड़ेगा। जी, पैसे की बर्बादी को लेकर भी हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया था कि इस प्रोजेक्ट से सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो फिलहाल 10 इमारतों में चल रहे मंत्रालयों के किराए पर खर्च होते हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट से मंत्रालयों के बीच समन्वय में भी सुधार होगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पैसे की बर्बादी नहीं है और इसके लिए सरकार के पास अपने लॉजिक थे, अपने जवाब थे। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, यानी ये रास्ता साफ हो गया है नए संसद भवन के निर्माण का।